नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में मैं अरुण लाल आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं आरपीआई अध्यक्ष और सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठौले जी। इनकी कहानी आज हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि कैसे वे गांव से एक आम लड़के की तरह यहां आए और आंदोलन से जुड़े और एक आंदोलन बन गए। आज पूरा भारत और पूरी दुनिया में इन्हें एक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। एक बहुत छोटे से सफ़र को इन्होंने एक बड़ा वितान दिया है। लोग इनसे देखते हैं, सीखते हैं और आज हम इनसे जानते हैं कि सर कैसे आप एक गांव, एक थोड़ा रिकॉल करिए कि कैसे आप एक गांव के एक आम लड़के थे, यहाँ आए हॉस्टल में और आप आंदोलन से कैसे जुड़े, कैसा था वो समय? मतलब अरुण लाल जी, मतलब आपके चैनल का नाम है इंडिया न्यूज़ रिपोर्ट, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट जी। हाँ, तो अरुण लाल जी आपके चैनल का नाम है इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट जी और मैं हमेशा करता रहूँगा आपका सपोर्ट जी। तो इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट जो है, मैं भी ग्राउंड से जुड़ा हूँ जी। मुझे लगता है भाई चैनल का नाम जी मेरी जो मेरा स्टूडेंट जीवन मेरा रहा है जी मेरा संघर्षशील जीवन भी रहा है। जी दलित क्रांति के मूवमेंट में मैंने गांव गांव तक पहुंचकर जी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा पहुंचाने का काम भी मैंने किया है। जी गांव गांव के लोगों की जो समस्या है, जी। समस्या को सरकार के दरबार में पहुंचाने का काम भी मैंने किया है। जी जी बहुत बड़े बड़े आंदोलन मैंने किए। जी सर। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मिलना ही चाहिए। जी जी जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा है, जी। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश को जोड़ने की बात बताई है, जी जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत देश हमारा मजबूत होना ही चाहिए, जी ये भूमिका रखी है, जी उस बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन घर घर तक पहुंचाने का जो काम है ये हमने किया है। जी और आंदोलन करते करते मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जी मतलब जब एक किसानों का आंदोलन मैंने देखा जी तो हम भी आंदोलन करते थे जी। और अगर हम कोई रास्ता रोको करते थे, जी 1 घंटा पर हम अगर रास्ते पे बैठते थे जी तो पुलिस वाले 1 घंटे के बाद हमें वहाँ लाठीचार्ज करके वहाँ से भगाते थे। जी लेकिन माननीय मोदी सरकार ने किसानों के लिए ऐसा नहीं जी किया। जी मैं सोचता था कि भाई हमको तो भगाते थे, जी इनको क्यों नहीं भगा रहे। जी। लेकिन ठीक बात है कि किसानों के बारे में हम सब लोगों का दर्द भी है, उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर भी है। जी और किसान मतलब 1 साल से भी ज़्यादा दिन तक जी ये पहला आंदोलन इतना लंबा आंदोलन रहा। जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की मांग को ध्यान में रखते हुए जी 3 किसानों के कानून पीछे लिए है। जी तो सरकार का कहना इतना ही था कि भाई कानून एक पीछे ले गए तो हर कानून को पीछे लेने की मांग होती रहेगी जी जी और फिर लोकतंत्र को धोखा पैदा हो सकता है। जी। पार्लियामेंट ने कानून बनाने में कोई अर्थ नहीं हो सकता है। जी जी तो ठीक बात है, तो ये तो अभी का विषय हो गया। लेकिन सर। जो सवाल अरुण लाल जी आपने मुझे पूछा है, जी तो मेरा जीवन संघर्षशील रहा है, लेकिन मैंने किसी पर अन्याय नहीं किया है। जी मैंने जी अन्याय का मुकाबला मैंने किया है। जी। सर, हम ये दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जब आप एक नवयुवक रूप में मुंबई पहुंचे तो आपने क्या देखा और कैसे आप आंदोलन में आए, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है उसको एक प्रेरणा मिले कि एक बहुत आम परिवार से आदमी आके एक बड़ा पहाड़ बन जाता है जिसे देख के लोग, लाखों लोग प्रेरणा ले रहे हैं कि हम भी एक आंदोलन में जुड़ सकते हैं। हाँ, मतलब जब मैं मेरा गांव छोड़कर जब मैं बहुत बड़ा, मैं छोटा था, मैं 6 महीने का था। जी मेरे पिताजी जो है, पिताजी मिल में का काम करते थे जी। नायगांव बीडी रिचार्ज में रहते थे। जी लेकिन बहुत जल्दी उनका मृत्यु हो गया। जी कोई बुखार आ गया और बुखार में उनकी मृत्यु हुई थी। जी फिर मेरी जो माँ है, मेरे माँ ने मेरे जिंदगी का विचार करते हुए मुझे बड़ा बनाने की जिम्मेदारी लेकर जी दूसरी शादी का विचार नहीं किया जी। और 6 महीने के बच्चे को संभालते संभालते उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दी। जी और गांव में मतलब खेत में मेरी माँ काम न करती थी जी और मुझे मेरा लड़का बड़ा होना चाहिए। बाबा साहब ने पढ़ाई की थी, मेरे लड़के ने भी पढ़ाई करनी चाहिए, उन्होंने बड़ा होना चाहिए। जी। इसीलिए मेरी माँ छोटी बनकर जी। मुझे बड़ा बनाने के लिए कोशिश करती रही। क्या बात है सर। रोज मतलब सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करती रही। जी और फिर मैं मेरा हाई स्कूल का जो शिक्षा है वो खत्म करके जी मैं मुंबई में आया था। मेरे काका थे, दादा अठौले थे, वो पुलिस में नौकरी करते थे। जी तो उनके साथ मैं रहता था, मतलब कोलाबा में जो पुलिस लाइन है जी
वहाँ से मैं चलते चलते वहाँ जो सिद्धार्थ कॉलेज है जी तो सिद्धार्थ कॉलेज में चलते चलते मैं वहाँ जाता था। जी कुछ दिन तक मैं वहाँ रहा, लेकिन बाद में मैं हॉस्टल में आ गया। जी और तब दलित क्रांति की मूवमेंट जो है मूवमेंट चल रही थी। जी राजा ढाली, नामदेव ढसाल जैसे नेताओं ने, वाह उमाकांत रणधीर है, ऐसे नेताओं ने ब्लैक पैंथर जिस तरह अमेरिका में है, जी ब्लैक पैंथर जो है, ब्लैक पैंथर जो निग्रो लोगों का, काले लोगों का जो आवाज है, आवाज बुलंद करने के लिए ब्लैक पैंथर स्थापित हुई थी। जी बिल्कुल उसका आदर्श लेकर मतलब यहाँ भी दलित पर अत्याचार होते थे। जी दलित मतलब देश को आज़ादी मिलने के बावजूद भी, जी बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत खड़ा होने के बावजूद भी जी अगर दलितों पर अत्याचार होते हैं जी तो फिर हमने आवाज़ उठानी चाहिए। इसीलिए राजा ढाली, नामदेव ढसाल जैसे लोगों ने दलित क्रांति शुरू भी की थी। जी और पहले से मेरे स्टूडेंट प्राइमरी जीवन से भी जी मतलब मैं वैसा शांत स्वभाव का हूँ, जी। लेकिन अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाने की मेरी हिम्मत हमेशा रही है। जी जी जब भी मैं गांव में भी रहता था प्राइमरी स्कूल में, जी। तो कोई भी अगर मुझे अलग नज़र से देखता था तो मैं उनकी पिटाई में करता था। जी तो मतलब ऐसा संघर्षशील मेरा जीवन मैंने देखा है। तो इसी तरह मतलब मुझे लगता है कि दलित पैंथर के मूवमेंट में मैं आ गया जी और दलित पैंथर की मूवमेंट आगे बढ़ती गई। बाद में मैंने दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया नाम का संगठन शुरू किया, भारतीय दलित पैंथर। और जो मैंने पहले भी बोला कि मैं गांव गांव तक पहुंचा हूँ जी और मुझे देखने के लिए तब भी लोग 30-35 साल पहले भी मुझे देखने के लिए लोग मतलब गांव गांव में खड़े होते थे। जी ये पैंथर जो आया है, ये आया इधर मराठा समाज को, ब्राह्मण समाज को गाली गलौज करेगा, इसी तरह की चर्चा होती थी। जी लेकिन मैं गांव में जाकर लोगों को बोलता था कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, जी। मैं दलितों की रक्षा के लिए तो आया हूँ, लेकिन आपकी और दलितों की दोस्ती बनाने के लिए मैं इधर आया। हाँ, मैं किसी नफरत को नहीं स्पेस देता हूँ। देखो अरुणलाल जी, हाँ अठौले साहब जो है उनका सामाजिक योगदान जी गए 45 साल का 45 साल का 45 साल। रह चुका है जी और उनका राजकीय जो करियर है जी वो 32 साल का रह चुका है। जी ये उनका जो जीवन का प्रवास जो है जी उसके अंदर जब वो पहले मंत्री बने, जी जब वो पहले मंत्री बने तो यहाँ के जो आम दलित जनता है, दलित युवक जी। है, हर किसी को लगता था कि मैं खुद मंत्री बन गया। जी जब ये पहले खासदार बने तो हर युवक को ऐसा लगता था कि मैं ही खासदार बन गया। तो मेरा उसको जोड़ के एक सवाल है जी। कि क्या आपको लगता है कि वो जो कमिटमेंट और वो जो कनेक्टिविटी थी वो आज भी आप महसूस करते हैं क्या? वो एक मेरा सवाल है। और मेरा दूसरा एक सवाल आपसे ये है कि ये जो लंबा अरसा चला 45 साल 45 साल का, तो उसमें आपको क्या चेंजेस क्या अभी नजर आ रहा है? जी मुझे लगता है कि मेरी कनेक्टिविटी जो है ये लोगों के साथ हमेशा रही है। जी। मतलब मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता रहा। मुझे नेता बोलना अच्छा नहीं लगता है, जी लेकिन कार्यकर्ता जो होता है वो मंत्री रहे ना रहे, एमपी रहे ना रहे, और कोई रहे ना रहे सत्ता में, जी लेकिन कार्यकर्ता का पद जो होता है ये पद मतलब हमेशा के लिए होता है। जी जी और लोगों के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। मेरे दिमाग में कभी ऐसी हवा नहीं पैदा हुई है। जी मुझे मालूम था कि एक बार दिमाग में हवा जाएगी जी और मतलब हम जमीन से एकदम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे जी तो फिर जमीन पर आना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। जी इसलिए मेरा पैर हमेशा जमीन पर रहा है। मैं ऊंचाई तक मैं पहुंचा हूँ, जी लेकिन मेरे दोनों पैर हमेशा जमीन पर रहे हैं। जी और आम आदमी के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे। जी। मुझे कोई अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। आज भी मुझे रोज कम से कम 400-500 लोग मिलते हैं। जी। यहाँ भी मैं आता हूँ तो लोगों की भीड़ होती है। जी। छोटे छोटे काम के लिए मेरे पास लोग आते हैं। मेरी कंप्लेन नहीं ली है, मेरे मकान का पैसा बिल्डर ने लिया है, वो मकान नहीं दे रहा है, हमारे बस्ती पर हमला हुआ है, हमारे बस्ती में पानी नहीं मिलता है, लाइट नहीं है, या इसी तरह बहुत सारे इशू को लेकर मेरे पास लोग आते हैं। जी। तो जिस तरह राजा आदाडी जी भी मतलब हमारा कार्यकर्ता ही रहा है, मतलब दलित क्रांति के मूवमेंट में मेरे साथ हो रहा है। जब मैं हॉस्टल में रहता था तब ये भी हॉस्टल में आते थे और पत्रकारों से मेरे अच्छे संबंध रहे, चाहे तो दलित पत्रकार हो या नॉन दलित पत्रकार हो। जी। पत्रकारों ने मुझे बड़ा बनाया है, मेरी बड़ी बड़ी न्यूज छाप दी है। आज भी इतनी न्यूज कभी नहीं आती है, लेकिन तब के जमाने में मेरे आंदोलन की हर न्यूज, हर फोटो, हर एक न्यूज़पेपर में आता था। जी।
और तब तो लोग मुझे ऐसा फेसिंग से नहीं जानते थे, लेकिन नाम से जानते थे। जी जी लेकिन आज मुझे लोग टीवी में देखकर मुझे फेसिंग से जानते हैं। जी तो राजा ने जो सवाल पूछा है कि मेरी कनेक्टिविटी लोगों से हमेशा रही है जी और आगे भी चलकर मेरी कोशिश ये है कि भाई जिस आम आदमी के लिए मैं मंत्री बना हूँ, जी। ये मंत्री पद मेरा मंत्री पद नहीं है, ये मेरा मंत्री पद बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद है, ये मंत्री पद लोगों का आशीर्वाद है, ये मंत्री पद लोगों के लिए है और इसीलिए मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, उसके बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी को मंत्री पद देने का निर्णय ले लिया है। जी। और मुझे अभिमान इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी नेहरू के मंत्रिमंडल में थे जी। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी को कभी मौका नहीं मिला था। जी। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2016 में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला और आज भी मैं लोगों के लिए काम करता हूं और आगे भी मैं काम करता रहूंगा। सर, हम ये जानना चाहते हैं, आपका 45 साल का पूरा सामाजिक अनुभव है, आप कैसे देखते हैं कि पहले का दलित आंदोलन क्या था, अब क्या है और किस तरह के आप बदलाव या सुधार चाहते हैं? हम आने वाली पीढ़ियों को आप क्या सिखाना चाहते हैं इस आंदोलन के बारे में? मतलब आंदोलन के बारे में यही सिखाने का विषय नहीं है, लेकिन दलित प्रांतर का जमाना जब था तब एक आंदोलन को एक बहुत बड़ी मतलब आंदोलन को एक लोग बहुत अच्छे नज़र से देखते थे। ये आंदोलन न्याय के लिए, ये आंदोलन अन्याय के खिलाफ है। जी जी। और इसीलिए मतलब तब का आंदोलन की बात तो मतलब बहुत लोग मतलब हमारा आंदोलन एक अलग से आंदोलन रहता था। जी जी। आंदोलन की स्थिति बदल गई है। जी। सभी लोगों को सत्ता भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का ही मिशन था कि सत्ता तक पहुंचना चाहिए। जी। अगर अपनी ताकत पर ना भी सही, जी, लेकिन किसी का सहारा लेकर, किसी को सहारा देकर जी, सत्ता तक पहुंचना चाहिए। सत्ता के माध्यम से लोगों का भला करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी तरह मतलब आंदोलन तो आज के आंदोलन तो इतने आंदोलन होते ना नहीं है जी, लेकिन आंदोलन इसलिए होता था कि भाई हमें सत्ता में जाना है जी। और आज की महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि एक पार्टी को सत्ता मिलती नहीं है। शिवसेना बीजेपी को सत्ता मिलती है या कांग्रेस राष्ट्रवादी को सत्ता मिलती है या आरपीआई को साथ में लेकर उनको सत्ता मिलती है जी। जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी के साथ आरपीआई रही और उनको तो सत्ता मिली, अभी शिवसेना बीजेपी के साथ आरपीआई रही, उनको तो सत्ता मिली। तो आरपीआई को ज़्यादा सत्ता मिलती नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सत्ता मिलती है। मेरे पार्टी के बहुत सारे डिप्टी मेयर भी है, एक बार मुंबई का मेयर भी मतलब आरपीआई का बना था। मैंने हमारे 3-4 कार्यकर्ताओं को मंत्री भी बनाया है, 6-7-8 कार्यकर्ताओं को मैंने एमएलसी बनाया है, कुछ लोग एमएलए करके भी चुनकर आए हैं। तो इसी तरह सत्ता में भागीदारी लेने का जो काम है, ये काम मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छी तरह हुआ है और मेरा काम आगे इसी तरह चलता रहेगा। मैं लोगों के लिए हूँ, लोगों के लिए काम करता रहूँगा, देश के लिए काम करता रहूँगा, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए मैं काम करता रहूँगा। यही मेरा सही रास्ता है। तो 1990 में मतलब 90 में आप संसदीय राजनीति में आए। 32 साल के पीरियड में जब 90 की राजनीति चलती थी तो जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, भले अपोजिशन पार्टी हो, सत्ता की पार्टी हो, एक अपनापन रहता था अलग अलग पार्टियों में। लेकिन आज क्या वो अपनापन दिखता है क्या? और स्पोर्टिंग स्पिरिट जो रहता था पॉलिटिक्स में, वो क्या आपको अभी क्या नजर? और स्पोर्टिंग स्पिरिट जो रहता था और पार्टी विरोधी हो या कोई भी हो, एक अपनापन हर किसी पार्टी के एक दूसरे के प्रति रहता था, तो आज वो दिख रहा है क्या? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? राजा जी का सवाल, सीधा सवाल है कि आप क्या देखते हैं राजनीति? हाँ, मतलब जिस तरह 90 के कार्यकाल में, उसके पहले जो मैंने 80 से 90 तक जो मेरा कार्यकाल रहा है जी, तो 80 से 90 तक मैं आंदोलन करता रहा जी। और मुझे महाराष्ट्र सरकार में शरद पवार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का मौका मिला था जी। और उसका कारण ये था कि गांव-गांव में मैंने दलित प्रांतर की छावनी स्थापित की थी जी, जी। एक बहुत बड़ी ताकत मैंने खड़ी की थी जी। और इसीलिए शरद पवार साहब को ये लगता था कि भाई आरपीआई हमारे साथ आएगी तो ही सत्ता मिल सकती है जी, जी। नहीं तो हमें सत्ता मिलने की संभावना नहीं है, शिवसेना बीजेपी के हाथ में सत्ता चली जाएगी जी, जी। इसीलिए उनकी इच्छा थी कि आरपीआई के साथ में आना चाहिए जी। और जब हमारी आरपीआई की यूनिटी हुई थी जी, प्रकाश अम्बेडकर, आर.एस. गवई, जोगेंद्र कवाड़े, मैं, हम सब नेता लोग एक साथ आए थे जी। तब मेरा आग्रह ये था कि भाई कांग्रेस के साथ अलायंस होना चाहिए। अगर
शिवसेना बीजेपी को हराना है जी जी तो हम सब लोगों ने एक साथ आना चाहिए जी जी और बीजेपी शिवसेना को हराना चाहिए जी जी। लेकिन ये लोगों ने मतलब माननीय प्रकाश आंबेडकर जी, जोगिंदर गवई साहब, इन्होंने मेरा माना नहीं और मैंने पार्टी की मेजॉरिटी करके जी लोकतंत्र के माध्यम से बहुमत से निर्णय लेकर जी मैंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था जी और तब मतलब मुझे रिपब्लिकन पार्टी के कारण ही हम सत्ता में आए हैं। जी। इसीलिए माननीय शरद पवार जी ने मुझे 4 लोगों का मंत्री पद की शपथ हुई थी जी उसमें मेरी शपथ हुई थी जी और उसमें रामराव आदिक थे, सुशील कुमार शिंदे थे, पवार साहब तो मुख्यमंत्री थे ही थे जी और मुझे कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। जी। हॉस्टल में रहता था, डायरेक्ट हॉस्टल में रहते डायरेक्ट जी। मैं मंत्री पद पर मैं पहुंचा था जी और उसी दिन ऐसा था कि जिस दिन मेरी शपथ थी जी तो पहली बार मतलब पूरा जो हैंगिंग गार्डन और पूरा जो मतलब जी अपने गवर्नर हाउस का जो इलाका पूरा जी पूरा इलाका पब्लिक से जाम हो गया। जाम हो पूरा गया इलाका आप थे था कि पूरा जाम हुआ था। मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं टैक्सी से जा रहा था जी और कम से कम 1-1.5 किलोमीटर मैं उतर कर, क्योंकि गाड़ी आगे नहीं जा रही थी हाँ और मैंने सोचा कि अगर गाड़ी आगे नहीं जाएगी तो मैं पीछे रह जाऊंगा और फिर कैसे मुझे होगा? अगर आगे जाना है, शपथ लेना है जी तो मैं भागते भागते मैं वहाँ पहुंचा और जी। शपथ शुरू होने के पहले मैं उधर पहुंचा था। जी जी तो पवार साहब ने मुझे पहली बार मंत्री बनाने का निर्णय लिया था। जी जी तब अगर हमारे चारों नेताओं ने अगर Alliance किया मानते होता। थे जी। तो रिपब्लिकन पार्टी के 10-12 मंत्री होते थे। जी जी तो लेकिन ठीक बात है, तो इन्होंने जो सवाल पूछा है जी कि तब की स्थिति जो थी पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत रिलीजन अच्छा था, जी जी विरोधी तब पार्टियों को भी बहुत बड़ा महत्व रहता था। जी जो मुख्यमंत्री रहते थे, मंत्री रहते थे, जी। जब मैं उनको मिलने के लिए जाता था जी तो बहुत सारे मंत्री तब भी खड़े रहते थे। जी अगर मैं गृह राज्य मंत्री या गृह मंत्री के कैबिन में अगर मैं जाता था जी तो गृह डिपार्टमेंट पहले मुख्यमंत्री के पास होता था, लेकिन गृह राज्य मंत्री के पास अगर मैं जाता था जी तो वहाँ त्रिपुरा जैसे जो पुलिस कमिश्नर है जी वो पुलिस कमिश्नर मैं जाते उठकर मुझे हाथ में मिलाते थे। जी जी और मैं मंत्रालय में जाता था तो पूरा जो वहाँ का जो चौकीदार है, जी ये चौकीदार पूरा दरवाजा खोलता था और मुझे अंदर जाकर बिठाता था। जी जी तो बहुत सारे मंत्री जो है ये जी। मंत्री हमारा काम भी करते थे और मुझे लोग भी आते मेरे पास आते थे। जी जब मैं मंत्रालय जाता था तो हमारे पास कोई ऑफिस नहीं था, कैंटीन में हम बैठते थे, मैं वहाँ जी। गया जी तो मेरे गले में बैग रहती थी, कुछ अर्जियाँ रहती थी जी और मैं वहाँ जाकर खड़ा रहा तो 50-100 लोग वहाँ आकर मेरे आजू बाजू में खड़े रहते थे जी जी और उनके अलग अलग काम होते थे, ये जी। मंत्री के पास, ये मंत्री के पास। फिर मैं पूरे मंत्रालय में 1-2 घंटा मैं घूमते थे आप। और उनके एप्लीकेशन देता था, मंत्री उनके रिमार्क मारते थे, फोन करते थे और बहुत सारे काम मतलब भी होते थे। जी। तो इसी तरह मतलब राजा आदाडे का जो सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टियों में पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है, जी तो पहले तो मतलब विरोधी दल और सत्ताधारी दल, इसमें एक अलग सा अनोखा अच्छा सा संबंध था। जी लेकिन आज वो परिस्थिति बदल गई है। अपोजिशन के लोगों को सत्ताधारी लोग अच्छा नहीं मानते हैं जी और सत्ताधारी लोगों को भी मतलब अपोजिशन लोग अच्छा नहीं इतना ठीक नहीं मानते हैं। जी। लेकिन मानना चाहिए। मेरा कहना ये है कि और आजकल ऐसा है कि जिस तरह भी मुझे जेड सिक्योरिटी थी, जी जेड के सिक्योरिटी थी क्योंकि मेरे ऊपर 2-3 बार हमला हुआ। मेरी लीडरशिप से जल कर जी ये कैसा आगे बढ़ रहा है, इसीलिए मेरे ऊपर 2-3 बार मेरे ऊपर हमले हुए। जी जी तो इसीलिए मुझे जेड कैटेगरी थी। जी लेकिन अभी इनकी सरकार आ गई तो इनकी सरकार आने के बाद इन्होंने मेरी जेड सिक्योरिटी निकाल दी। जी जी और जिस तरह माननीय उद्धव ठाकरे जी है, जी बाला साहब ठाकरे जी है, जी तो बाला साहब ठाकरे की जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी हमेशा रही। कांग्रेस की सरकार होती थी जी भी रही। बिल्कुल बिल्कुल जब कांग्रेस सरकार जाने के बाद तो एक बार इनकी सरकार आई थी शिवसेना बीजेपी जी की, जी लेकिन बाला साहब हमेशा जाने जब- के बाद भी जी। उद्धव ठाकरे जी को उतनी सिक्योरिटी मिली, जी रखी। जी कांग्रेस की सरकार की तब भी रखी। जी लेकिन इनकी सरकार आने के बाद मेरी जेड कैटेगरी सिक्योरिटी निकाल दी। जी जी मैंने उद्धव ठाकरे जी को 2-3 बार मैंने पत्र भी दे दिया। जी तो जो सवाल आपने पूछा है जी कि वो सवाल जो आपने पूछा है जी तो वो सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि
पहले विरोधी दलों को अच्छा महत्व दिया जाता था। जी जी अगर कोई अपोजिशन लीडर है और मेरे जैसा सबके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। जी जी मैं आज केंद्र तक मंत्री पद तक मैं पहुंचा हूँ। जी जी और मुझे मतलब मेरे बारे में सबके बहुत अच्छे से संबंध है। जी उसके बावजूद भी मेरी सिक्योरिटी निकाल दी तो जी। मुझे ध्यान में आ गया कि राजा आदाटे ने जो सवाल पूछा है जी विरोधी दल को ज्यादा महत्व नहीं देने का काम हाँ। सत्ताधारी पार्टी की करती है, अच्छा नहीं है। जी तो लोकतंत्र विरोधी दल और सत्ताधारी दल इनको मिलकर ही बन सकता लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इसी तरह जो सवाल इन्होंने किया है कि आज इतने संबंध पहले जैसे अच्छे नजर नहीं आते। सर एक सवाल है कि आप एक बहुत बड़े नेता हैं, बहुत मान्य नेता हैं और देश के अन्य हिस्सों में इस तरह के कुछ नेता हैं और बहुत बड़ी संख्या में इस देश में दलित समाज रहता है, लेकिन इसके बावजूद एक नेशनल लीडरशिप कहीं उस तरह से डेवलप नहीं हो पाई जिसकी ज़रूरत थी। ये यूनिटी नहीं ये हो एक या फिर आप एक नेशनल फिगर तो हैं, लेकिन एक नेशनल सारे स्टेट्स में एक फिगर बने, वो क्यों नहीं हो पाया और क्या कहाँ हम चूक रहे हैं? हाँ, मतलब इसका कारण ये रहा कि ऑल इंडिया लेवल पर जिस तरह रिपब्लिकन पार्टी एक ऑल इंडिया लेवल पर है जी लेकिन महाराष्ट्र में एक गुट है जी। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर मेरा अकेले का ग्रुप वहाँ ज़्यादा काम करता था। जी जी और दूसरा ये है कि सभी देश भर में जिस तरह बहुजन समाज पार्टी स्थापित हुई जी। 84 में जी जी आरपीआई तो स्थापित हुई 3 अक्टूबर 1957 को बाबा जी। साहब के डेढ़े महान परिनिर्वाण के बाद। जी लेकिन बीएसपी 1984 में स्थापित होने के बाद भी जी। बीएसपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में इसलिए किया जी वहाँ दलित का पॉपुलेशन 23-24% है। जी जी यहाँ 13-14% दलित का पॉपुलेशन है जी लेकिन उसमें अम्बेडकर पॉपुलेशन 8-9% ही है। जी जी और उसमें भी मतलब गुरुविज्म है। जी। बाकी का जो नॉन बुद्धिस्ट जो दलित है जी वो दलित हमारे साथ एक टका भी नहीं है। जी। सत्ताधारी पार्टी के साथ ही जाता है जो पार्टी होगी वो। जी जी लेकिन वो आरपीआई के साथ आता नहीं है। हमारी कोशिश रही है कि भाई सभी दलितों ने जी चाहे हमारा मातंग समाज है, चर्मकार समाज है, जी ककयात समाज है, जी खाटी समाज है, जो शेड्यूल कास्ट में जो जाति आती है महाराष्ट्र में 59 जातियाँ शेड्यूल कास्ट में आती है जी और देश भर में 1200 तक जातियाँ शेड्यूल कास्ट में आती है। जी जी तो सब जातियों ने एक साथ आना चाहिए लेकिन ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। जी। और अम्बेडकराइट मूवमेंट को एक साथ करने की मेरी कोशिश भी रही है। जी जी बहुत बार बोला है कि भाई प्रकाश अम्बेडकर जी अध्यक्ष बने, जी मैं उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हूँ जी क्योंकि हम सब लोग एक साथ आएंगे तो हमारी ताकत ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल एक समाज का इस काम तरह होगा। मैंने उदाहरण दिया कि जब मैंने अकेले ने पाठिंबा शरद पवार को कांग्रेस को मैंने पार्टी सपोर्ट दे दिया था तो मैं अकेला मंत्री बना। जी लेकिन हम सब लोग मिलकर अगर सपोर्ट करते थे जी तो 10-12 मंत्री हमारे हो जाते थे और बड़ा काम होता। और बड़ा काम हो जाता था। जी। सत्ता में बहुत बड़ी भागीदारी मिलती थी जी। लेकिन हमारे समाज में एक साथ रहने की आदत नहीं है। एक गुट हो गया तो गली गली में गुरुजम होता है। सर एक सवाल है मेरा कि आपने इतना लंबा आंदोलन किया और लगातार आप आंदोलन करते जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि आज दलित समाज जहां से आप चले थे, जिस आंदोलन के जिस जोश के साथ आप एक युवक के रूप में चले थे, आज आप एक प्रौढ़ और एक मैच्योर नेता होने के बाद कैसे देखते हैं उस आंदोलन में आपने जो किया उसके परिणाम के रूप में समाज में क्या स्थिति है दलितों की? हाँ, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से दलितों को जो आरक्षण दिया है जी उस आरक्षण के कारण दलितों में शिक्षा की प्रगति बहुत अच्छी हुई है। जी बहुत सारे लोग IAS, IPS, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, एडवोकेट, जी IRS मतलब ऐसे अलग अलग क्षेत्र में हमारा पूरा कोटा पकड़ा जाता है। जी और बहुत सारे लोग मतलब प्रगति कर रहे हैं। जी आज हमारे समाज में हजारों लोग छोटे मोटे धंधे भी कर रहे हैं। जी, शिक्षा जी। में बहुत ही अच्छी प्रगति हो रही है। जी जी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण इतना फायदा हमें मिला है। मिला, लेकिन क्या आप इससे संतुष्ट हैं जिस तरह से आपने जितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिस तरह से लोग हैं? इसी को जोड़ के मेरा एक सवाल है कि आपको महाराष्ट्र में दलितों का संघर्ष नायक कहलाया जाता है, तो उसी तरह अलग अलग राज्यों में कई लोग दलितों के लीडर रह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोशिश आपने की थी जब रामविलास पासवान जी थे तो दिल्ली में आपने एक बैठक बुलाई थी और बैठक में काफी दलित खासदार और दलित मिनिस्टर सबको इकट्ठा करके एक कोशिश की थी। क्या वो आगे बढ़ पाई? क्या आगे आप चल के और कोशिश करने वाले हैं जो नेशनल लेवल पर दलितों का एक मजबूत संगठन या संगठन हो? जी
हाँ, मतलब एक तो मेरा मानना ये है कि देश लेवल पर एक आधा ऐसा संघर्षशील एक संगठन नॉन पॉलिटिकल खड़ा होना चाहिए। जी, जब जी। समाज का विषय आता है तब हम सब लोगों ने एक होना चाहिए, बिल्कुल। और आगे अगर पॉलिटिकल भी हम एक हो सकते हैं। जी मैंने बहुजन समाज पार्टी को भी प्रस्ताव दे दिया था जी कि मुझे बहुजन समाज पार्टी वाले बोल रहे थे कि मैंने बीएसपी में आना चाहिए। जी हाँ और मैं मायावती को बोल रहा था कि मायावती ने आरपीआई में आना चाहिए। जी जी वो दोनों भी संबोधन ही है, जी लेकिन रिपब्लिकन पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आकर जी सोशली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली जी समाज की कैसी प्रगति हो सकती है, जी। उसके लिए भविष्य में कोशिश कर सकती है। जी तो लेकिन ऐसा मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को किसी के साथ दोस्ती करना उनको मतलब उनके एजेंडे में नहीं है। जी लेकिन जिस तरह पासवान जी है, उदित राज है, ऐसे हम लोगों ने एक नेशनल दलित फ्रंट NDF जी हमने शुरू की जी। थी और पूरे देश भर के दलित नेताओं को इकट्ठा किया था। जी भविष्य में जो आना चाहेंगे उनके लिए मैं कोशिश करूंगा, जिस तरह राजा ने मुझे पूछा है, जी या और एक आधा इसी तरह का कोई नॉन पॉलिटिकल संगठन मतलब एक एसोसिएशन संगठन दलित इशू को लेकर जी। मतलब खड़ा करने के बारे में जी। जरूर मैं विचार करूंगा। सर, कुछ पर्सनल सवाल जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कि आप एक राजनेता के साथ साथ एक पिता हैं, एक पति हैं और एक परिवार है, उसमें आप कैसे रहते हैं? कैसी है आपकी दिनचर्या? क्या सोचते हैं? क्या खाते पीते हैं? कैसे रहते हैं? सिनेमा देखते हैं, संगीत देखते हैं? आपकी पसंद नापसंद, इस विषय पे थोड़ी थोड़ी बात हम करना चाहेंगे। अभी मेरा तो शेड्यूल इतना बिजी रहता है जी। कि मेरे टूर देश भर में अगर देखा जाए जी तो किसी भी नेता से मेरे सबसे ज़्यादा टूर होते हैं। जी। इसका भांडवल मैं नहीं करना चाहता हूँ, जी जी लेकिन मुझे मेरे प्रोग्राम लेने वाले देश भर के लोग रोज मुझे 10, 20, 25 लोग फ़ोन करते हैं जी और हमें डेट चाहिए। जी। तो डेट एडजस्ट करते करते मुझे बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी फिर मैं आज इधर आ गया दिल्ली से, कल जा रहा हूँ, पुणे जा रहा हूँ, जी परसों फिर अधिवेशन चालू हो रहा है। जी फिर अधिवेशन हमारा 23 को ख़त्म होगा। 24 को मैं न्यू बॉम्बे आ रहा हूँ, यहाँ हमारा मंत्रालय का प्रोग्राम है। जी एक हमारे डिसेबल के बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है। जी फिर 25 को मैं और एक जगह पर मैं जा रहा हूँ। 26 को फिर मैं मुंबई आ जाऊँगा। जी। 27 को फिर पुणे में एक मिस्टर दातार जी है, याद है। जो मसाला किंग के नाम से जाने जाते हैं दुबई में। जी जी तो उनके तो लड़के की शादी है, उन्होंने बहुत आग्रह किया है। जी तो 27 को मैं उधर जाऊँगा। 28 को मैं 27 को रात को आकर मैं 28 को गोवा जाऊँगा। गोवा में शाम को आकर यहाँ हमारे हर्षवर्धन पाटिल जी है, उनके लड़की की शादी है, वो शादी अटेंड करूँगा। फिर मैं 29 को और मतलब 29 को मैं इधर हूँ, लेकिन 45 साल से यही शेड्यूल है। आप मतलब आपको याद है इतना बड़ा, आप 15 दिन का पूरा शेड्यूलिंग याद है आपको? 45 साल का यही शेड्यूल मतलब रहा है। रोज हमारे दिन प्रोग्राम रात होते का। हैं। ऐसे में फैमिली को कैसे समय देते हैं आप? कि फिर अभी हमारे फैमिली के लिए तो इतना टाइम नहीं दे सकते। अभी मैं बहुत दिन के बाद आया था, अभी अधिवेशन चल रहा है। जी और अधिवेशन के टाइम पर 6-7 दिन हमारे घर के लोग आते हैं, लेकिन फिर मुझे 8-8 दिन 9 दिन में सैटरडे संडे में मेरे बाहर प्रोग्राम होते हैं। जी तो लगातार हमारा अधिवेशन मतलब 29 तारीख से शुरू हुआ। जी। उसके पहले भी 2-3 दिन मेरे टूर दिए तो मैं उधर ही था। मैं 8-9 दिन के बाद एक दिन इधर आया था। जी तो फैमिली को भी ज़्यादा टाइम देने के लिए मिलता नहीं। आज आ गया, कल चला गया, जी। परसों 2 दिन में आ गया, चला गया। तो ये शेड्यूल हमारा है। जी। और खाने पीने का तो मतलब पीने की आदत तो मुझे ही नहीं है। तो मतलब भोजन में क्या पसंद है और सर खाने आपको? की भी आदत, दूसरा कुछ पैसा खाने की हमको आदत नहीं है। जी। खाने की आदत है, खाना अच्छा। नॉनवेज भी बीच में मैंने 5-6 साल नॉनवेज छोड़ा था। जी और बीच में मेरा वेट मेरा 89 था। जी तो बीच में मतलब कोविड के कारण मैं ज़्यादा मुंबई में रहा। जी, तो जी। ज़्यादा कोई टूर नहीं थे। तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि यार एकदम अभी हो गए।
फिर मैंने नॉनवेज शुरू किया जी और 10 किलो वेट होने पर बढ़ा है। जी, तो अभी जी। मेरा 79-80 मेरा। सर, आपके मनोरंजन का साधन क्या है, अगर दर्शकों को बता सकें, आप कैसे अपना मनोरंजन करते हैं? मनोरंजन तो लोगों को मिलना यही मेरा मनोरंजन है। लोगों के लिए फ़ोन करना, लोगों के लिए पत्र देना, लोगों के लिए सुनकर लेना उनकी समस्या, ये मेरा मनोरंजन है। उसमें मेरा एक दिन के मेरे 17-18 घंटे टाइम नहीं जाता जी। है। और मैं इधर भी जब आता था तब मुझे रात को 12 साढ़े 12 बज जाते थे। और दिल्ली में भी मैं कम से कम 11:30 साढ़े 12 तक लोगों को मिलता हूँ। इतने लोग आते हैं मेरे पास जी कि मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट की कोई आवश्यकता होती नहीं है। मैं है ऐसा मालूम हुआ जी। तो इधर से 5 आए, उधर से 10 आए, उधर से 4 आए, उधर से 1 आया। तो ऐसा फुल डे मैं इतना बिजी रहता हूँ। मेरे ऑफिस में भी मैं मंत्रालय में बैठता हूँ, वहाँ सैकड़ों लोग उधर आ जाते हैं। तो और एक बात अच्छी है कि आज मैं दलित हूँ, जी लेकिन मुझे दलित के नज़र से नहीं देखा जाता है। जी तो जी कोई भी जाति का आदमी हो, ब्राह्मण आदमी जी हो जी या ओबीसी आदमी हो, मराठा आदमी हो या कोई भी आदमी हो, जी सभी लोग मेरे पार्टी में भी आ रहे हैं, मुझे मिलने के लिए भी आते हैं। मेरा भाषण पार्लियामेंट का सुनकर बहुत बोलते हुए आपका भाषण हमको बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। जी तो इसी तरह की बातें मेरे सामने आकर लोग करते हैं। जी। तो आपने जो सवाल पूछा है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, जी तो मुझे क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट है, फुटबॉल देखने में इंटरेस्ट है। खेलने के लिए मुझे टाइम नहीं है। जी लेकिन सुबह मैं थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कपाल भाती वगैरह 40-50 मिनट में करता हूँ। जी। और बाकी मुझे चलने के लिए टाइम नहीं है। जी। लेकिन मेरा काम इसी तरह चलते रहता है। सर, क्या संगीत आपको पसंद है? अगर संगीत पसंद है तो किस तरह के गीत आपको पसंद है? नहीं, गीत तो मुझे राष्ट्रगीत मुझे ज़्यादा पसंद है। और गाने जो अच्छे हैं मोहम्मद रफ़ी के हैं या मुकेश के हैं, तो ऐसे जो पुराने गाने हैं। जैसे आपके पसंदीदा कोई गीत अगर दर्शकों को बताना चाहें? मेरे वतन के लोगों जो लता मंगेशकर ने गाया है, जी वैसे गीत मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। लेकिन अभी गीत सुनने के लिए फिल्म देखने के लिए टाइम नहीं है। जी लेकिन मुझे फिल्म देखने के लिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं हॉस्टल में रहता था। जी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब बादल बिजली बरका है, प्लाजा है, जी वहाँ जाकर अपना कोहिनूर है, जी वहाँ जाकर एक आधा फिल्म मैं देखता था। मुझे टाइम जिस दिन मेरी सभा नहीं होगी जी तो तब तो मेरा ऐसा होता था कि 10 बजे का टाइम नहीं था। पहले हमारी सभा रोज मैं मुंबई में रहता था, जी तो 2-3 सभा होती थी। एक सभा 8 बजे, दूसरी सभा 10 बजे, तीसरी सभा 12 बजे, चौथी सभा 1 बजे। जी मतलब ऐसा रहता था। मुझे जब टाइम मिलता था तो लोग बोलते थे इधर मेरा बोर्ड का इनॉग्रेशन है, हमारी शाखा का उद्घाटन है, हमारी सभा है। जी फिर वो कव्वाली के प्रोग्राम रखते थे जी और मैं वहाँ रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे मैं ऐसा ही जाता था। जी और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती होती थी तो एक दिन में 8-8, 10-10 जगह पर जी मैं सुबह 5-5, 6-6 बजे तक मैं जाता था। जी और मैं वहाँ जाता था तो गाना बंद हो जाता था। जी। सब लोग एकदम की फाइट होते थे। जी और मैं मंच के ऊपर ना जाते हुए मंच के नीचे से ही वहाँ का खड़ा रहकर जी मैं लोगों को 10-15 मिनट भाषण में करता था। जी। और लोग मतलब मेरा भाषण सुनते थे, फिर मैं आगे जाता था। तो इसी तरह हमारी दिनचर्या रही। और फिर मैं जब दादर स्टेशन आता था तो वहाँ वड़ा पाव है, भुर्जी पाव है, ऐसा खाकर वहाँ से चलते चलते मैं हॉस्टल आ जाता था। जी तब हमारे पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं होते थे। जी जी जब मैं हॉस्टल जो मंत्रालय भी जाता था तो बस से मैं जाता था। जी और कोई एक आधा आदमी पैसे वाला होगा तो टैक्सी करके लिए जाता था। जी, लेकिन जी। वो कभी कभी ऐसा होता था और टैक्सी करेगा तो मैं बोलता था काय के लिए इतना पैसा का खर्चा करना है। तो जी। इसलिए जी ऐसी दिनचर्या हमारी रही। पत्नी के साथ कैसे संबंध रहे, जो कि इतना व्यस्त आदमी और पत्नी, आपके बारे में कहा जाता है कि आपके साथ आसपास एक जॉय का माहौल बनता है, आप रहेंगे तो आप अपने बातों से लोगों के अंदर खुशी भरते हैं। तो पत्नी के अंदर कैसी खुशी भर पाए आप, या वो कितना संतुष्ट रही आपसे? वो तो मतलब उनको मालूम है कि अपना शेड्यूल बिजी है और जी। अपना पति समाज के लिए काम कर रहा है। जी। मेरी पत्नी वैसे ब्राह्मण समाज की है। जी वैसे ओरिजिनल वो उत्तर प्रदेश की है। जी। वो बनारस की रहने वाली है। जी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो है जी। उनके रिलेशन में आने वाली मेरी पत्नी है, श्रीवास्तव है। जी और उनके साथ मेरे अच्छे से संबंध होते हैं। वो तो समझदार है, उनको मालूम है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ। जी
लेकिन वो वैसे अपना पति इतना मंत्री बन गया है, हमारा समाज का लीडर है जी इसमें उनका अच्छा लगता है। हाँ। और एक बात मैंने देखी है कि वो ब्राह्मण में दलित हूँ, लेकिन उनके पूरे रिलेटिव मेरे पास आते हैं जी। अभी हमको तो जाने के लिए टाइम मिलता ना नहीं है। हाँ। लेकिन समाज में अगर एकता पैदा करनी है तो इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है। बाबा साहब ने भी बोला था कि इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए। उनके बारे में कुछ ऐसा किस्सा बताना चाहेंगे कि कैसे आप लोग मिले और कैसे आपका, वो शॉर्ट में भी बता दें। वो सांगली में रहती थी, मैं भी तो सांगली का हूँ जी। और उनके जो ग्रैंड फादर थे जी, वो ग्रैंड फादर वाडेकर नाम के थे, वो एक्साइज में ऑफिसर थे जी। और वो मतलब उनकी जो लड़की है जी, तो जो मेरे ससुर है वो ब्राह्मण है जी। और वो वाडेकर और उनके पहचान हो गई जी। और हमारी मिसेज जो माँ है जी। वाडेकर जी की मतलब उनकी रिश्ते में लड़की थी जी। तो वो दोनों की शादी हुई थी। तो मेरी मिसेज वाडेकर की इधर ही रहती थी जी। तो वैसा हमारी मतलब हमारे अरुण मैरिज है और वो रिश्ता वहाँ से आया जी। अरुण कांबले जी जो है हमारे अरुण कांबले जो साहित्यकार थे, हमारे अंतर के लीडर भी थे जी। तो उनके माताजी ने पिताजी ने मतलब वो एक बस्ती में रहते थे शास्त्री नगर में जी। जी। तो उन्होंने मतलब वो रिश्ता हलाया था। फिर मैं पुणे में उनको देखने के लिए गया था जी। तो वो हमने उनको पसंद किया, उन्होंने हमको पसंद किया और हमारी शादी हो गई जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सामाजिक न्याय मंत्री जिन्होंने समाज के बारे में, न्याय के बारे में, आंदोलन के बारे में विस्तार से चर्चा की। अभी हम इनके कहानियों को सुन रहे थे, समझ रहे थे। इन्होंने बताया सिनेमा पसंद करते थे, इन्होंने बताया कि इनको भोजन पसंद था। ये सारी चीज़ों को छोड़कर 17 से 18 घंटे लगातार लोगों से मिल रहे हैं। 62 साल की उम्र में 9:30 बजे रात में, सुबह 6 बजे से इनका शेड्यूल शुरू हुआ है। 9:30 बजे जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये एक प्रेरणा स्रोत हैं और इनसे सीखना चाहिए सारे मूवमेंट्स को कि कैसे कोई आंदोलन बनता है। मित्रों, फिर हम मिलेंगे इनके साथ किसी दिन। तब तक के लिए दीजिए हम सबको इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।